नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। और आज ये स्टार जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया नहीं है, सुपर स्टार जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया है। विनोद जी हमारे साथ हैं। विनोद दुआ जी आपको नमस्कार। और आप हमारे प्रोग्राम में आए, ये हमारा सौभाग्य है। आपसे काफ़ी सारी बातें करनी है। मैं वक्त को इसलिए नहीं खत्म करना चाहता या ज़ाया करना चाहता कि दरअसल आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लोग सुनना चाहते हैं। तो ये जो विनोद दुआ बनने की यात्रा है, इसको थोड़ा संक्षेप में बताइए। क्योंकि विनोद दुआ जब आए, तो विनोद दुआ क्यों जर्नलिज्म में आए, वो क्यों दूसरे प्रोफेशन में नहीं गए? आप अच्छे फिल्म में जा सकते थे, डायरेक्शन में जा सकते थे, आप क्यों जर्नलिज्म में आए? देखिए, मैं अभी भी खुद को उस तरह का जर्नलिस्ट नहीं मानता हूँ जो एक परिकल्पना होती है कि जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट क्या होता है। मैं एक कम्युनिकेटर हूँ, ब्रॉडकास्टर हूँ। मैंने तरह तरह के प्रोग्राम्स किए हैं, जिसमें मतलब खाना भी शामिल है, जिसमें और चीज़ें भी शामिल है। तरह तरह के प्रोग्राम्स किए। 46वां साल है और मैं 20 साल का था जब शुरू किया था। तब जहन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जर्नलिज्म में जाना है। यूथ प्रोग्राम्स हुआ करते थे और वहाँ से शुरू किया। उसमें डिबेट्स भी होती थी, म्यूजिक भी होता था। जैसे कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, बिट्स पिलानी का, आईआईटी बॉम्बे का, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ से मेरी तालीम हुई है। और वहाँ तो हर कॉलेज में बेहतरीन कल्चरल फेस्टिवल हुआ करते थे। सेंट स्टीफेंस का विंटर फेस्ट, हिंदू का मेका, श्री राम कॉलेज का रॉन्डेवू। हाँ, तो इस तरह से द बेस्ट ऑफ टैलेंट यूज्ड टू गैदर देयर। और क्योंकि हर एक का एक लाइफ स्पैन होता है यूनिवर्सिटी में, बीए किया तो 3 साल, एमए किया तो 5 साल, तो वो जो 3 या 5 साल जो होते हैं फेस्टिवल्स, अमूमन 2-2, 3-3 साल तो उन्हीं लोगों से मुलाकात होती ही रहती थी जिनसे पिछले फेस्टिवल में हुई थी। तो हमारे टेलीविजन प्रोग्राम भी ऐसे ही हुआ करते थे। डिबेट्स भी हैं, प्लेज भी हैं, नहीं, म्यूजिक भी है। मैं यही तो मेरा सवाल है विनोद दुआ जी, यही मेरा सवाल है कि एंकर होना, कम्युनिकेटर होना यूनिवर्सिटीज के दिनों में तो बहुत लोग होते हैं, पर आप मेन लाइन में आ गए टेलीविजन में। और टेलीविजन में आपने तरह तरह के प्रोग्राम किए। तो ये जो दुनिया है, ये दुनिया बेसिकली मीडिया की ही दुनिया है। तो मीडिया में क्यों आए आप बहुत अच्छी जगह जा सकते, हालांकि जा सकते थे लोगों की नजर में, लेकिन उस समय जब आप आए तो ये तो बहुत कुछ अनिश्चित रहा होगा। बिल्कुल 100% सही है। आप बिल्कुल अनिश्चित था। और मैं बड़ा क्लियर था। मुझे कोई गलत फहमी नहीं थी कि मुझे क्या नहीं बनना है। इतना तय था कि नौकरी नहीं करनी किसी की, चाहे वो सरकारी ओके। नौकरी हो, वो नौकरी नहीं करनी। जी। अब अगर नौकरी नहीं करनी तो क्या करना है? बिजनेस करना है क्या? मुझे बिजनेस आता हम्म, नहीं, वरना सबसे हम्म, पहला चैनल मेरा ही हुआ होता। ठीक है ना? मुझे बिजनेस भी नहीं आता। जी। मुझे तो वही आता जो मैं करता हूँ, कैमरा के सामने और कैमरा के पीछे। ठीक है, तो मैं चला गया। ठीक है, अनिश्चित था मामला, लेकिन वो होता ना, जैसे कोई इंडस्ट्री जो सनराइज इंडस्ट्री होती है, जब खुल रही होती है, तो जो लोग उपलब्ध होते हैं वहां पर, उसके प्रैक्टिशनर्स, वो पायनियर कहलाए जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैं पायनियर बन गया जी, क्योंकि मुझे से एक आध लोग ही और थे, और तो कोई था नहीं। पहली बात। दूसरी बात, शिफ्ट जो है ना मेरी जिंदगी में, इससे पहले मैं थिएटर भी बहुत किया मैंने, काफी साल। शिफ्ट आया सन 84 के चुनाव में, जब दूरदर्शन ने मुझसे कहा कि इलेक्शन एनालिसिस जो है वो प्रणॉय रॉय, अशोक लाहिरी ये करेंगे, और आप इसको एंकर कीजिए हिंदी में। सुधीर दर, हिंदुस्तान टाइम्स के जो कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, वो जी, जी, जी। वो करेंगे। तो मुझे एंकर के अलावा मुझे तर्जुमा भी करना था, अनुवाद भी करना था। तो मैं कहूँगा कि एक तरह से वो मेरा मोड़ हुआ। उसके बाद आप मेरे साथ शामिल रहे हैं सन 85 में, न्यूज लाइन नाम की मैगजीन। आपने बहुत बेहतरीन स्टोरीज करी थी। और न्यूज लाइन नाम की मैगजीन थी, एमजे अकबर के साथ की। तो वो मेरा पहला एक्सपोजर था हार्ड कोर जर्नलिज्म में जाने का। वो मेरा पहला एक्सपोजर था। हालांकि आप लोग तो दिग्गज थे उस वक्त, है ना? आप थे, राजीव बजाज, सीमा मुस्तफ़ा, रितु सरीन, राघव बहल, ये तमाम लोग थे। तो मेरा ये पहला तजुर्बा तब शुरू हुआ, सन 85 से शुरू हुआ। और जब शुरू हुआ तो लत लग जाती है, जैसे कहते हैं, एडिक्शन हो जाती है, और कुछ अच्छा लगता नहीं है फिर,
क्योंकि यहाँ असली चीज देखने को मिल रही है। लोकेशन शूटिंग विनोद जी एक छोटा सवाल यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको देखा है काम करते हुए। मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी में मैंने इस दुनिया का पहला परफेक्शनिस्ट अगर किसी को देखा है तो विनोद दुआ जी को देखा है। दुआ जी सारी रात बैठकर एडिट करते थे, और उस समय की एडिटिंग क्या होती है ये तो भाई आपको बताएंगे। सारी सारी रात इतने फुटेज देखना, उसमें से कैसेट्स में से निकालना, चुनना, सीक्वेंस बनाए रखना, और उसमें फिर पंच डालना। तो आप तो कमाल के शख्स हैं, क्योंकि आपने जो उस समय किया, मेरा ख्याल है उस समय फिल्मों में भी इतनी कड़ी एडिटिंग और नहीं, शायद नहीं होती होगी जो आपने किया, और सारी देखिए सारी दो रात बैठ के आपने किया। बिल्कुल किया, सारी सारी रात बैठ के किया। दिक्कत यह है कि टेक्नोलॉजी ऐसी थी उस वक्त, नॉन लीनियर एडिटिंग नहीं थी, लीनियर थी। तो उसमें और दूसरे इक्विपमेंट सिर्फ दिल्ली में मिलता था या बॉम्बे में मिलता था। तो हम जहाँ भी जाते थे पूरे भारत में, चाहे कालाहांडी जा रहे हो, चाहे हम बिहार के अंदरूनी इलाकों में घूम रहे हो, हाँ, तो इक्विपमेंट यहाँ से लेकर जाना पड़ता था। इक्विपमेंट बड़ा भारी होता था उन दिनों, और एक मतलब साप्ताहिक कार्यक्रम होता था, वो वीकली प्रोग्राम था। तो दिन की रोशनी में शूट करो, रात को ट्रैवल करो। तो उसमें मतलब आधा मतलब भारत तो मैं इसके साथ एमजेपर के साथ घूमा। रात को आप ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में, दिन में शूट कर रहे हैं, और फिर वापस आते ही एयरपोर्ट से सीधा स्टूडियो, क्योंकि अब टाइम आ रहा है। टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि एक पोस्ट प्रोड्यूस्ड मिनट, एक मिनट जो पूरी तरह से एडिटेड है, ग्राफिक्स लग चुके हैं, वॉइस ओवर हो चुका है, उसको 1 घंटा लगता था। तो 30 मिनट का प्रोग्राम 30 घंटे। और 30 घंटे आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप पूरा हफ्ता घूमते रहें या वहां से बटोर कर लाते रहें, आपकी स्टोरीज अलग से है, किसी और की अलग से है। जब उनको कंपाइल करने में बैठेंगे तो एक एक कैसेट भी देखना है, और क्योंकि नॉन लीनियर नहीं है, लीनियर है, इसलिए जो हटाएंगे हम उसकी जगह कुछ और भी लगाना है। फिल्म की तरह नहीं कि जोड़ दें हम, या आज की तरह बिल्कुल वीडियो नहीं है कि बिल्कुल नॉन लीनियर है, बिल्कुल। कहाँ से कहाँ लगा दो। जो हटाया है उसकी जगह कुछ और लगाना भी है। तो टाइम बहुत कम होता था एक वीकली प्रोग्राम बनाने के लिए भी, आधे घंटे का। टेक्नोलॉजी ऐसी थी। और दूसरी बात यह कि जहां तक परफेक्शन की बात है, अब है मतलब कोई कमी ना रह जाए। जब जाने जाएं, जब जिस काम में हाथ डालें उसको बेहतरीन तरीके से निभाएं। गिव द जॉब योर बेस्ट शॉट, ये तो हम शुरू से ही मानकर चलते हैं, शायद पर इसलिए अभी विनोद तक। जी पर विनोद जी, आप कभी अपने साथियों के ऊपर, क्योंकि मैं उसका गवाह हूं, आप कभी नाराज नहीं हुए। अकबर साहब तो बता देते थे कि उनकी नाराजगी है। आपको कभी मैंने नाराज होते नहीं देखा, चाहे 11 बजे हो, 4 बजे हो सुबह के। उसी त्वरा के साथ काम करना। और बीच बीच में मैंने कई लोगों से कहा है कि वहीं एक पड़ोस में गोभी की दुकान थी, गोभी के पकौड़े बनाता था, वहां विनोद जी ले जाते थे खिलाने के लिए, अपने साथियों का उत्साहवर्धन करने की, रात भर जगाए रखने के लिए। देखिए, कमाल थे आप। पहली बात तो ये होती है ना कि यू आर नॉट बिगर देन योर टीम, द वे यू आर नॉट बिगर देन योर प्रोग्राम, और यू आर नॉट बिगर देन योर चैनल। कुछ लोग होते हैं जो चैनल से भी बड़े हो जाते हैं, अपने प्रोग्राम से भी बड़े हो जाते हैं, लार्जर देन लाइफ नहीं। आपकी टीम ही आपका साथ काम कर रही है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि ये तो टेपेस्ट्री होती है ना, जैसे पर्दे का कपड़ा हो या सोफे का कपड़ा होता है, ये वीव है, एक बुनावट है। आपने भी अपना इसमें योगदान दिया है, और उन्हें भी दिया है। ये और बात है कि मतलब मैं चीफ प्रोड्यूसर हूं और बाकी मतलब सबॉर्डिनेट्स हैं, लेकिन जहां बराबरी मानकर चला जाए कि सब बराबर है, वहां सबॉर्डिनेशन भी मानकर चली जाती है। लहजा जो होता है या काम करने का तरीका है, वेयर सबॉर्डिनेशन इज, वेयर इक्वालिटी इज एज्यूम्ड, सबॉर्डिनेशन इज ऑल्सो एज्यूम्ड। ओहदे के बावजूद तो उस पर गुस्सा करने की कोई बात ही नहीं है, जब सब मेहनत कर रहे हैं। कोई काम चोरी करे तो और बात है, तो फिर उसके लिए टॉलरेंस नहीं है। या गलत काम करे, इनएफिशिएंट हो, गलत माने इनएफिशिएंट हो, या उसके काम की क्वालिटी ठीक ना हो, वो अलग बात है। तो उसको भी कहने का तरीका है, उसको भी हैंडल करने का तरीका है। बाकी गुस्सा हो जाना, एकदम भड़क जाना, एम्प्लॉय समझ के या जूनियर समझ के नहीं, वो अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स। विनोद जी, न्यूज लाइन का कोई ऐसा अनुभव जो आपको याद हो, फिर हम फौरन चलेंगे दूरदर्शन की तरफ। हालांकि न्यूज लाइन भी उसी का हिस्सा था, शुरुआत तो दूरदर्शन पे ही हुई थी।
और आपको कोई उसका अनुभव याद हो, अकबर अनुभव साहब तो से इंटरेक्शन का या किसी और से? अनुभव तो ये है कि मतलब सही मायनों में मैंने मेहनत कैसे की जाती है। 18-18 घंटे आज जो एमजे अकबर पे एक बादल मंडरा रहा है, वो उसको छोड़िए, वो कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता कि मतलब जो काम करने की जो तमीज होती है, वो भी मेहनत से काम करने की, वो मैंने न्यूज लाइन से ही सीखी कि 24 घंटे में से 18 घंटे कैसे काम करना है। वो मैंने अकबर से सीखी, एमजे अकबर से। कितना स्टाफ था अकबर के पास, एमजे के पास, बावजूद उसके वो भी देर रात तक काम करना है और सुबह फ्लाइट भी पकड़नी है। तो ये तो वर्क कल्चर जो है वो इम्बाइब मैंने वहीं से किया, उसको आत्मसात, उसको जज्ब वहीं से किया। रही तजुर्बे की बात, तो पहला तजुर्बा तो वो कालाहांडी में हम गए थे। राजीव गांधी वहां पर गए थे कालाहांडी। तो कौन थे वो मुख्यमंत्री, सीएम कौन थे उस वक्त? मेरे ख्याल बिजू पटनायक रहे होंगे। ना 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 ना, नहीं, बीजू पटनायक नहीं थे, दूसरे पटनायक कौन थे? नहीं, अच्छा, अरे नाम भूल हाँ, रहा हूँ मैं। अभी अभी याद आता है। अभी आ जाएगा, खैर। तो जी। उन्होंने गलत ट्रांसलेशन कर दिया था उड़िया में। उड़िया वो एक औरत बोल रही थी, फानस पूंजी नाम था उसका। उसने अपनी ननद को 50 रुपए में बेचा था, क्योंकि खाने को कुछ नहीं था। ठीक है। और जब ये पता चला तो राजीव गांधी वैसे वहां पर गए हुए थे, साथ में मणिशंकर अय्यर भी गए हुए थे। तो जब उसने कहा ना कि मैंने बेच दिया अपनी ननद को, तो जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त के, उन्होंने गलत ट्रांसलेट किया कि मैंने शादी कर दी उसकी। तो ये बात हम तक पहुंची, आपके ही जरिए पहुंची थी शायद, या मुझे याद नहीं किसके जरिए पहुंची थी ना। एसपी नंदा थे भुवनेश्वर में उस वक्त, संडे के जो हम लोग मतलब। करस्पॉन्डेंट थे जी। हाँ हाँ हाँ। तो जी हम जी। लोग फिर वहां चले गए, शुरुआत वहां से करी न्यूज लाइन की। वो हमें कैमरा पे बता रही है कि मैंने बेच दिया, 50 रुपए में बेच दिया। और जो मुख्यमंत्री थे, वो अभी नाम नहीं याद आ रहा क्या है, वो बता रहे कि नहीं, इसने शादी करी है। कांग्रेस के तो थे जी, मुझे अभी अभी कांग्रेस याद आ के जाएगा। थे, कांग्रेस के थे, उनका इस्तीफा मांगा गया था असेंबली में। इसी बात पे जब ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ, ये झूठ बोला है मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी को, प्रधानमंत्री को, तो उनका इस्तीफा भी मांगा गया था असेंबली में। तो एक तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम खाना वाना पैक करवा के ले गए थे कि वहाँ खाने को कुछ नहीं मिलेगा। और रूरल पॉवर्टी एट इट्स वर्स्ट, जो गांव की गरीबी का सबसे बुरी तस्वीर मैंने पहली दफे देखी थी। तब एहसास हुआ कि थिएटर में जो हम करते हैं गांव के बारे में या एक्सप्लॉटेड लेबर के बारे में, वो थिएटर ही होता है। ऑल आर्ट इज फॉल्स, लाइफ अलोन इज ट्रू। जो असली जिंदगी है, सत्य वही है। बाकी उसकी डिपिक्शन करना सिनेमा के जरिए, फिक्शन के जरिए, थिएटर के जरिए, वो ना। आज इतनी बेहतरीन पेंटिंग बना लो बादल की, बादल बादल ही रहेगा, वो पेंटिंग रहेगी, वो बादल रहेगा। तो एक तो ये समझ में आया। उसके बाद तो फिर कोई अंत नहीं था ना, फिर तो सारी जिंदगी ही ट्रैवल करते करते बीती है, सफर करते करते बीती है। दूसरा ये है कि जो एक स्टोरी आपने करी थी, उसमें राजीव गांधी गए थे राजस्थान। तो आपको राजस्थान जी, याद हाँ। होगी, आप ही ने करी थी कि उनको दिखाया उसमें गया भी कैसे। उसमें भी एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया था, हाँ, हरदेव कौन? जोशी का। हरदेव जोशी का इस्तीफा होता है, यस। तो ये हरदेव हम ये जोशी का, हाँ। ट्रॉफीज हैं हमारी, इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है। हम इसमें सिर्फ इतना दिखता है कि अगर मीडिया अपना काम ढंग से करे, ईमानदारी से करे, तो उसका असर क्या हो सकता है। ये हमारे को निजी मतलब वो ऐसे करने का मौका नहीं होता कि हमने उसकी भी कुर्सी ले ली, उसकी भी कुर्सी ले ली, सरकार मतलब ना। मतलब मीडिया की ताकत और सही इस्तेमाल, ये दिखाता है डेमोक्रेसी में क्या रोल हो सकता है। जी। सर, आपसे मुझे सवाल ये पूछना है कि आपने जो यहाँ तो आपने एक तरीके से शुरुआत की, पर आपने जिस निर्द्वंदता से, जिस निर्भीकता से दूरदर्शन में काम किया, जनवाणी की, और जिससे एक मंत्री को तो मैं जानता हूं कि इस्तीफा हो गया, मैंने आपसे पूछा भी था, अशोक गहलोत का। तो ये जो जनवाणी में निर्भीकता आई, जबकि भारत सरकार का प्रोग्राम था, वो शुद्ध सरकार का प्रोग्राम था, ये कहाँ से आप में आई? और आपने जिस तरीके से, आप क्योंकि आपने पहली बार ये बताया कि लोगों को घेरा कैसे जाता है, तो वो जरा मुझे जनवाणी के अनुभव बताइए, क्योंकि जनवाणी को लोग हमेशा याद रखते हैं, याद करते हैं। देखिए, मैं दो बातें आपको बताता हूँ।
आज अगर जनवाणी के कार्यक्रम देखे जाए जो है नहीं, उनको रिकॉर्ड ही उड़ा दिया था सारा। अच्छा। अगर आज हाँ, है ही नहीं, दूरदर्शन के आर्काइव्स में नहीं है। तो अगर आज देखा जाए जनवाणी के कार्यक्रमों को तो आज मुझे थोड़ी वो होगा कि यार मैं अभी और भी सख्त हो सकता था। वहां सरकारी था मामला, तो मुझे ये ना एक्ट ऑफ टाइट रोप वॉकिंग जैसे होता है वो करना था। जब मुझे कहा गया कि इस तरह का प्रोग्राम प्लान हुआ है और ये करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह होगा, मंत्री जी बैठे होंगे, सामने लोग होंगे, आप संचालन कर रहे हैं, वो लोग सवाल पूछेंगे, मंत्री जवाब देंगे, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो मेरे जहन में जब एक्सप्लेन कर रहे थे उस वक्त के डीजी स्वर्गीय हरीश खन्ना, तो मेरे दिमाग में सीधा ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोर्ट मार्शल दोनों का फॉर्मेट तो एक ही होता है ना। बिल्कुल। आप मुझे प्रेस बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस, कोर्ट मार्शल मैं खुद बना दूंगा, ठीक है। तो उसमें मतलब मेरे जहन में था सीधा सा। दूसरा कि कैसे किया, मैं अपने आप ना खुद मैं बहुत ही मजबूर और हेल्पलेस महसूस करता हूँ कि जब कैमरा ऑन होता है, जब कोई सामने बैठा होता है, तो मेरा खौफ अगर कोई हो भी तो वो भी चला जाता है और फिर मुझसे रहा नहीं जाता। मुनीर नियाजी का एक शेर है, मतलब इसका मुझे भुगतना भी पड़ता है, अभी भी भुगत रहा हूँ मैं। वीपी सिंह के टाइम पे भी भुगता था, आप तो गवाह हैं उस दौर के भी, जब सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए थे मेरे। अभी भी पिछले इतने साल से, मतलब आप कल्पना करिए 7 साल से मेन स्ट्रीम टेलीविजन से बाहर हूँ, सोशल मीडिया कर रहा हूँ। तो मुनीर नियाजी का शेर है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ हमें जालिम थे। मरने का शौक भी था। क्या बात है। शहर के क्या लोग भी बात। जालिम थे, कुछ हमें मरने का शौक भी था। पंजाबी में लिखा है, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, सानू मरन का शौक भी सी। तो हमसे रहा नहीं जाता, कुछ हो जाता है। बाबा बुल्ले शाह ने भी कहा है कि सच बोलता हूं तो आग लग जाती है, हाँ, झूठ बोलता हूं तो मेरा कुछ नहीं बचता। और दिल दोनों बातों से मतलब घबराता है, लेकिन जब सामने वो क्षण आता है ना, वो मौका, हाँ, वो जो आता है टाइम, दैट मोमेंट, रहा नहीं जाता, कुछ निकल जाती है बात, और मतलब बाद में अफसोस नहीं होता, देखी जाएगी जो। तो जनवाणी में यही था। उसमें बूटा सिंह आए थे एक दफे, मुझे याद, मैं उनको सिंह साहब पे एड्रेस कर रहा था कि सिंह साहब हमें ये सवाल का जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए। तो एक ब्यूरोक्रेट थे, कोई सेक्रेटरी थे सरकार के, वो नाराज हो गए रिकॉर्डिंग के बाद कि आप उन्हें सर क्यों नहीं कहते। तो मैंने कहा मैं सर भी कह दूं, मुझसे बड़े हैं, मुझे जिस बात की हैरानी है कि आप कौन है मुझे बताने वाले कि मैं क्या कहूँ। ना मैं दूरदर्शन का मुलाजिम हूँ, ना मैं आपका मुलाजिम हूँ, आप कौन है, पहली बात। दूसरा मुझे याद आता है केसी पंत थे, एजुकेशन जी जी मिनिस्टर थे। जी। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए हिंदुस्तान में इतने स्कूल हैं जिनके पक्की इमारतें नहीं हैं, 4,200 समथिंग या जो भी फिगर थी उस वक्त की, और इतने स्कूल हैं जिनके पास मतलब जो टेंटों में चलते हैं। कहते आप बस इन्हीं की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान में 6,780 ऐसे स्कूल हैं, मेरे से भी ज्यादा फिगर देने लगे। मैंने कहा देखिए आपके साथ सहानुभूति जताएं या आपसे सवाल पूछे कि आपके बावजूद ये हालत क्यों है जो आप बयान कर रहे हैं। और सिमिलरली मेरे ख्याल ये केसी पंत थे, पता नहीं कौन से मिनिस्टर थे, कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, तो मैंने टेलीफोन रखा हुआ था। तो मैंने वो, तब वो जो इंक्वायरी का नंबर होता है ऑपरेटर का, मैंने वो सामने उनके घुमाया, मैंने कहा लीजिए बात कीजिए, कोई जवाब नहीं मिलेगा। कहते मुझे पता होता तो मैं इंतजाम करके आता। वो खैर मजाक में बात डाल गए थे। और भी बहुत से थे, मतलब वो कार्यक्रम मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बंद हो गया। मुझे सूचना अभी तक नहीं मिली है कि जनवाणी बंद हो गया है, और ना ही मुझे सूचना अभी तक मिली है कि अगली रिकॉर्डिंग कब है, स्टेटस है। अशोक तो गहलोत का इस्तीफा कैसे हुआ? अशोक गहलोत, एक तो देखिए ना, वो इस ढंग के वो प्रवक्ता या स्पीकर नहीं है जैसे स्पोक्समैन पॉलिटिशियन आज के दिन हुआ करते हैं। वाक चातुर्य या मतलब ना भाषण देने की कला या प्रचारक वाली शैली, वो काम करने वाले शख्स है, अच्छा काम करते हैं, बढ़िया मंत्री रहे। तो उनकी परफॉर्मेंस जो कार्यक्रम में थी, उससे जो मुझे बताया गया, मैं आपको बता रहा हूँ, राजीव गांधी खुश नहीं थे। तो उन्होंने उनका फिर शायद मंत्रालय हटा दिया था या कुछ ऐसे ही हुआ था। उन्होंने देखा ना जनवाणी में जब वो आए हैं, सवालों के ऐसे जवाब नहीं दे पा रहे जो हमें संतुष्ट कर रहे हैं, और फिर मैंने जैसा बताया कि मैं आई बिकम हेल्पलेस। तो मैं भी फिर मतलब उस वक्त के हिसाब से जो मुमकिन था, जितना मुमकिन था,
सीमा तक चले जाना, सीमा लांघी नहीं, सीमा तक चले जाना। मेरे सवाल भी वैसे थे, तो राजीव गांधी को लगा कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं, इंप्रेशन ठीक नहीं गया, तो यही कारण था जो मुझे बताया गया। उसके बाद हाँ, अशोक गहलोत ने फिर ये बात है सन 86 की या 85 की, उसके बाद 15 और 18 साल अशोक गहलोत ने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया। 2003 चुनाव हुए असेंबली के, थे स्टार न्यूज पर, तो मैंने एक सीरीज लॉन्च की थी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये रवीना राज कोहली और मैंने ये सीरीज लॉन्च की थी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। राजस्थान में भी चुनाव थे असेंबली के, तो फिर भेजा उनको, वो बोला मैं पहले आपसे मिलना चाहूँगा। तो उनसे मुलाकात की, यहाँ रकाबगंज गुरुद्वारे के पीछे एक कोई लेन है जहाँ चर्च भी है, तो वहाँ पर बोले देखिए पिछले दफे आपने मेरा इंटरव्यू किया था, मेरी नौकरी चली गई थी। तो मैंने कहा आप संतुष्ट रहिए, मेरी कोई नियत ऐसी नहीं होती है कि मैच आ जाऊं, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप दे दीजिए, खत्म बात। तो ये इस ढंग से उनका। लेकिन आप तो बिल्कुल धीरे धीरे दूरदर्शन के बाद एक इंडस्ट्री, एक खुद अपने आप में इंस्टीट्यूशन बन गए, और इंडस्ट्री के जितने लोग हैं सबने आपके साथ काम किया। इतना ही नहीं, आपने जाने कितने चैनल लॉन्च किए। ये अनुभव क्या रहा? क्योंकि आप चैनल लॉन्च करते थे, उसको सजाते थे, संवारते थे, लोगों को लेते थे और फिर हट जाते थे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो जो लॉन्च मतलब किया, वो जो वहाँ के जो मालिकान रहे उनके साथ ही किया। जैसे सबसे पहले लॉन्च अगर कहे तो चैनल नहीं था, वो एक वीडियो पत्रिका थी न्यूज़ ट्रैक नाम की, जो आज इंडिया टुडे कहलाता है। टीवी टुडे की शुरुआत थी, जो मधु त्रेहन जिन्होंने इंडिया टुडे मैगजीन शुरू की थी, अरुण पुरी की बहन। जी जी। टीवी टुडे मैंने उनके साथ शुरू किया था, मैं चीफ प्रोड्यूसर था, वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी। तो ये कहना कि अकेले मैंने किया सही नहीं हुआ। और उसमें न्यूज़ ट्रैक की डमी बनाकर, डमी तक मैं उनके साथ था, उसके बाद मैं आ गया था बाहर, ठीक है। और फिर ऑब्जर्वर जो संस्था है, उनके लिए ऑब्जर्वर चैनल लॉन्च किया, वो कामयाब नहीं हुआ। मधु त्रेहन ने न्यूज़ ट्रैक को कामयाब बनाया, मैंने उसका डिज़ाइन किया, स्टूडियो में कुछ तब्दीलियां की, टीम रखी पहली। आपको याद होगा भरत राज हमारे कैमरामैन हुआ जी करते जी थे, जी जी अजमल जानी रिकॉर्डिस्ट थे, जो जी बाद जी में चीफ जी जी। एनडीटीवी के। इनके पहले पहले जॉब्स यही थे, मेरे साथ ही थे। और हिमांशु जोशी जो बहुत बेहतरीन सिंगर है, इंडियन ओशन के क्वालिफाइड एडिटर हैं, वो थे, और ये तमाम लोग थे। तो दूसरा ऑब्जर्वर किया, ऑब्जर्वर चला नहीं, ठीक है, वो फेलियर था एक। और तीसरा उसके बाद 90 हो गया ना, हाँ 92 में मैंने परख नाम की मैगजीन शुरू की 92 में। उसमें बहुत लोग जुड़े मेरे साथ। वैसे न्यूज लाइन में राघव बहल जुड़ गए थे मेरे साथ बहैसियत स्क्रिप्ट राइटर और इंटरव्यूअर। एक बहुत बेहतरीन इंटरव्यू उन्होंने किया था, ननी पालकी वाला था, मैं उनके साथ गया था। तो फिक्स हमने किया इंटरव्यू, और मैंने राघव से कहा कि आप इंटरव्यू करो। तो हम जब गए तो ननी पालकी वाला ने हमें सिर्फ 9 मिनट का टाइम दिया, लेकिन राघव के सवाल इतने इंटरेस्टिंग थे कि वो 20 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद मैं दोबारा उनसे नहीं मिला, ननी पालकी वाले से। उन्होंने मुझे एक अवार्ड दिया था, बीडी गोविंद का अवार्ड, उन्होंने जस्टिस बख्तावर लिंटिन ने और जस्टिस सुजाता मनोहर ने, जूरी उनकी थी। बीडी गोविंद का रामनाथ गोविंदा ने जो एक अवार्ड इंस्टीट्यूट के एक्सप्रेस वाले। तो बहरहाल उसके बाद जो लोग जुड़ते गए, पैमिला रुक्स थी, फिल्म मेकर थी, वो भी मेरे साथ थी, वो कोऑर्डिनेट करती थी दूरदर्शन से, न्यूज़ ट्रैक में साथ थी वो। 92 में मेरे साथ ये रजत शर्मा आए काम करने के लिए। इनकी वो अखबार में थे पहले, वो संडे ऑब्जर्वर, तो वो वहां पर वो नहीं रहे, जो भी कारण रहे मैं जानता। ऑन लुकर में थे? नहीं, ऑन लुकर के बाद संडे ऑब्जर्वर में भी गए थे, जब अच्छा। जेको पब्लिशर थे। ओके जेको ओके। वाले ने जैको बेचा के रिलायंस। पास है। जेको, हाँ तब। तो ये वहां से दिल्ली आए, तो इनके पास काम नहीं था। एंड आई न्यू हिम सिंस कॉलेज डेज, सन 73 से मैं जानता था, ही वाज माय जूनियर। तो ये मेरे कॉरेस्पॉन्डेंट बने, एक कंसल्टिंग एडिटर मैंने कहा इनको, क्योंकि एडिटर थे वो। राजीव शुक्ला वो भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट थे, आपको याद होगा वो। तो जी जी। उसके अलावा राघव बहल, नहीं राघव बहल परख में नहीं थे, हाँ ये थे। उसके बाद जब ये शुरू हुआ एनडीटीवी प्रणॉय वाला, तो प्रणॉय ने मुझसे कहा कि मॉर्निंग का प्रोग्राम शुरू करना है,
अच्छा, इलेक्शन एनालिसिस तो फिर सारे सन 84 से लेकर सन 96 तक प्रोनावर मैंने इकट्ठे ही किए सारे, ठीक है। जी तब दूरदर्शन के जी। साथ होता था। फिर हम अपने अलग रास्ते चले गए। उन्होंने अपनी कंपनी बना ली, मुझे कंपनी वगैरह बनानी नहीं आती। मैं वैसे ही रहा कि मैं कमीशन प्रोग्रामिंग करूंगा। और मुझे खूब लोग मतलब बहुत काम मिला मुझे, मतलब सैकड़ों की तादाद में प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और ये सब बनाई हमने। ये बनाना आता है हमें तो, चैनल या बिजनेस या मतलब ये सब फंड कैसे रेज करने हैं, ये सब ये आता ही नहीं। बहरहाल उसके बाद फिर ये हुआ कि 1999 में, हाँ, स्टार न्यूज़ तब लॉन्च हो चुका था। पहला न्यूज़ चैनल था स्टार न्यूज़, जिसका कंटेंट ही एनडीटीवी वाले देते थे। 1998 में लॉन्च हुआ था। 99 में जी न्यूज़ लॉन्च होना था, तो विजय जिंदल हुआ करते थे उसके वाइस चेयरमैन। सो ही कॉन्टेक्टेड मी। उससे पहले सन 90 में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया बेनेट कॉलोन ग्रुप के साथ एक मैं डायरेक्टर की हैसियत से था, क्योंकि हम नेगोशिएट कर रहे थे ट्रांसपॉन्डर, जो सुभाष चंद्रा को चला गया था जी वाले के पास। तो जी न्यूज़ शुरू करना था, तो मुझे कांटेक्ट किया गया। तो 10 मई सन 1999 रात को 12 बजे जी इंडिया टीवी होता था, उसका चैनल आईडी क्वाइटली चेंज कर दिया, जी न्यूज़ कर दिया। सॉफ्ट लॉन्च था। अब लक कह लीजिए, खुशकिस्मती कह लीजिए, मतलब ये हमारी हमारे लिए खुशकिस्मती होती ना, ये हमें इवेंट मिलते गए एक के बाद एक। सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया था बहैसियत कांग्रेस प्रेसिडेंट। पूरे जनपद 10 जनपद के सामने वो लोग एक साथ तो पेड़ पे खड़े होकर पिस्तौल लेके खड़े होते कि इस्तीफा वापस लो। वो पूरा मेला लगा होता है जैसे कांग्रेसियों का। तो उस पर लॉन्च किया हमने। जब लॉन्च किया तो करगिल शुरू हो गया। मैं खुशकिस्मती से नहीं कहूँगा बिल्कुल भी, लेकिन एक इवेंट था बहुत बड़ा, करगिल का फायदा हमें मिला। अच्छा, इलेक्शन अनाउंस हो गए, अक्टूबर में होने थे। वो चुनाव प्रचार भी साथ साथ चलता रहा। फिर उसके बाद चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट था। फिर पाकिस्तान में कू हो गया, परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया। फिर IC-814 हाईजैक हो गया अक्टूबर में या नवंबर में। तो 99 का साल ऐसा रहा कि जी न्यूज़ को एक के बाद एक के बाद एक इवेंट्स मिलते गए। मेरा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ 31 दिसंबर को तक था। मई से शुरू करके 31 दिसंबर को IC-814 के जो पैसेंजर्स रिलीज हुए, मैं भी उनको थैंक यू करके मैं नए साल की पार्टी में चला गया। ये जी न्यूज़ का था। उसके बाद मेरा जो ताल्लुक रहा, काफ़ी साल रहा, एनडीटीवी से भी रहा, स्टार न्यूज़ से रहा, सोनी टीवी से भी रहा। सॉरी, सोनी टीवी से भी इलेक्शंस किए थे उनके साथ, 1998 इलेक्शंस। तो वो न्यूज़ में नहीं थे, लेकिन उन्होंने सेटअप कर रखा था। उसमें ये संजय पुगलिया मेरे साथ थे और महेश रंगराजन साथ थे। फिर उसके बाद ये आया 9 साल एनडीटीवी के साथ, कभी उनके एम्प्लॉय नहीं बने, बिजनेस टू बिजनेस चलता रहा। फिर उसके बाद ये न्यूज़ 18, जो आजकल न्यूज़ 18 है, CNN, IBN 7 था वो, उनके साथ 2004 के चुनाव किए। फिर 2016 में एक चैनल 4 महीने वो सिर्फ खींच पाए, वो न्यूज़ वर्ल्ड, उनके साथ रहे 2016 में। फिर ये सोशल मीडिया में आ गया, क्योंकि मेन स्ट्रीम चैनल तो मुझे कोई छूने को तैयार नहीं अभी तक। क्यों? प्रश्न यह है क्यों? क्योंकि हम आलोचना करते हैं सरकार की, वो मंजूर नहीं है सरकार को। इस वक्त आपको मालूम है मुझ पर जो केस चल रहे हैं, राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है मुझ पर, 2 अदालतों में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में है, बड़ा गंभीर मामला है। इसी हफ्ते बिल्कुल। उसका जजमेंट आएगा। हम्म। तो कोई चैनल तो मुझे हाथ लगाने को तैयार नहीं। द वायर ने मुझे अप्रोच किया, तो उनके साथ शुरू किया, वो प्रो बोनो था, बिना पैसा लिए उनके साथ किया। फिर HW न्यूज़ नेटवर्क, मैंने वहाँ शिफ्ट किया, क्योंकि मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, कैरेक्टर असैसिनेशन हुए, मतलब मैंने कहा ये, और वायर वाले पूरी तरह से मेरे साथ नहीं थे, तो मैंने कहा ठीक है, बहुत लोग। सोशल मीडिया में HW न्यूज़ नेटवर्क जो अब तक चलता आ रहा है, उसी की वजह से केसेस भी है, उन्हीं की वजह से वाहवाही भी हुई है। मेन स्ट्रीम टेलीविजन से मैं बाहर हूँ। मैं, वो होता है ना, उबलता हुआ आलू जैसे होता है, जैसे कोई छूने को तैयार नहीं होता। मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मुझे क्या? कोई अरुणपुरी, कोई अविक सरकार, कोई भी मतलब मुकेश अंबानी मुझे नहीं छुएगा। टू लेकिन लेकिन नहीं, बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन आपको लोग ये पोर्ट्रे क्यों करते हैं कि आप कांग्रेस को रीइस्टेब्लिश करना चाहते हैं?
मेरे प्रोग्राम देख लीजिए जो कांग्रेस को लेकर है, मैं कितना एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। मेरे प्रोग्राम जो कांग्रेस पर हैं, देखिए सवाल तो उससे पूछे जाएंगे ना जो सत्ता में होगा। अगर सवाल पूछे जाने पर भी मुझे कोई कांग्रेस वाला कह दे, तो फिर जनवाणी जब किया था वो तो कांग्रेस का राज था, राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री। उसका न्यूज लाइन आपने खुद स्टोरीज करी है, तब भी कांग्रेस का राज था। उसके बाद जितने भी प्रोग्राम किए कांग्रेस के राज में किए, दूरदर्शन पर किए, ठीक है, एनडीटीवी में हाँ खबरदार का प्रोग्राम किया, विनोद दुआ लाइव किया, कभी बख्शा किसी को? लेकिन जो सत्ता में उससे सवाल पूछने चाहिए ना, वो कोई कर नहीं बिल्कुल। रहा। जो इक्का दुक्का कर भी रहे हैं, या तो वो अपने चैनल से ही बहुत बड़े हैं या खुद से ही बहुत बड़े हैं। तो सवाल तो पूछने हैं ना, ये वजह तो है। तो विनोद जी, ये जो अनुभव है पत्रकारिता का, आपने बहुत सारी पीढ़ियां भी देखी और बहुत सारे मौसम भी देखे पत्रकारिता की भाषा के। मुझे याद है, आप मुझे याद दिलाए, एक सरदार जी हुआ करते थे दूरदर्शन के डायरेक्टर। डायरेक्टर नहीं थे आप? जसदेव सिंह की बात कर रहे हैं क्या? नहीं। नहीं, जसदेव सिंह नहीं। नहीं क्या नहीं नहीं नहीं। ऐसा क्या है? अ, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे वो थे या किसने था, उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात आपके बारे में कही कि विनोद दुआ मुहावरों के बादशाह हैं। और विनोद दुआ जब बात करते हैं तो ये पता ही नहीं चलता वो किस मुहावरे में किसको कहां पर अटैक कर रहे हैं। उस जिसके ऊपर अटैक कर रहे हैं उसको भी नहीं पता चलता। एक एक दृश्य मुझे भी याद है। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था और एक सज्जन बैठे हुए थे आपके सामने, सरकार में मंत्री थे। आपने धीरे से कहा, ये सुन के आपको बुरा नहीं लगा? शायद नहीं लगा, और फिर आप आगे बढ़ गए। और वो जो 2 सेकंड का था आपका पॉज, कि आपको बुरा नहीं लगा, नहीं लगा शायद। ना, और क्या कि आप आगे बढ़ गए, उसने उस आदमी की पूरी पर्सनैलिटी को बर्बाद कर दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये इनबिल्ट है या ईश्वर का कुछ करिश्मा है आपके ऊपर, या आप सोच के करते हैं? देखिए, अगर आपकी कार में या किसी की गाड़ी में बहुत बड़ा डेंट लग जाए, बहुत बड़ा डेंट लग जाए, तो पहली प्रतिक्रिया होती है कि गाड़ी को वर्कशॉप भेजो, डेंट निकलवाओ। हल्की सी खरोंच आ जाए ना, वो आदमी लगा रहने देता है। तो बात का असर तभी होता है जब जता दी जाए, जरूरी नहीं कि चिल्ला कर बताई जाए। एक खरोंच की तरह आपने कर दिया जो लगी रहेगी। आपको अभी तक याद है, 34 साल बिल्कुल। पुरानी, 35 साल पुरानी बात आपको याद है, तो वो हल्की सी बिल्कुल। खरोंच थी। कि आपको बुरा नहीं लगा, नहीं लगा वो, और फिर आगे बढ़ गए। वो डेंट नहीं मारा मैंने चिल्ला करके, क्यों नहीं लगा आपको, जवाब दीजिए, द नेशन वांट्स टू नो, ये सब नहीं। अब ये भी तो मैं खरोंच लगा गया हूँ। तो ये जो आज का टेलीविजन जर्नलिज्म है सर, इसके जी। बारे में आपने खुद ही एक इशारा किया कि नेशन वांट्स टू नो। अब कहते हैं कि भारत ये जानना चाह रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि चूंकि आप इसके पॉइनियर हैं, आपने इसको आंखों से देखा है, आप इसका प्लस माइनस जानते हैं, किस चीज का असर लोगों पे पड़ता है और कौन सी चीज लोगों के अंदर एक वितृष्णा पैदा करती है कि इस चीज को, यार ये क्या देख रहे हैं हम। आज के जर्नलिज्म को देख करके, जो टीवी जर्नलिज्म है, आपको आपका विश्लेषण क्या है उसको लेके? पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, जो दर्शक है ना, उसके पास इतने आज के दिन साधन है। पहले जैसे एक दूरदर्शन हुआ करता था, तो हमारी एकाधिकार होता था, मोनोपोली होती थी जी, हमें उसमें छाया हुआ। उसका एक दूसरा पहलू भी था, जितना हमारा उसमें वर्चस्व था, या हाँ हमारे काबू में था एक तरह से, और हम थे। उसका दूसरा पहलू ये था कि हमारी स्क्रूटनी भी बड़ी जबरदस्त होती थी, क्योंकि अगर एक हम हैं तो 100 और हैं जो वहां होना चाहते हैं जहां हम हैं। तो हमें हमारी परफॉर्मेंस ही बचा सकती है। कोई गॉडफादर नहीं अपने सर पे, कोई पॉलिटिशियन का पीछे नहीं, कोई ऐसी परिवार भी नहीं जो बहुत ही अमीर परिवार हो, हाँ, या कोई पॉलिटिकल परिवार हो। अपने दम पे खड़े हुए हैं, अपने दम पे खड़े हैं अभी तक, ठीक है ना। पहली बात तो ये है। दूसरा, आज जब हम देखते हैं जो हो रहा है, तो दर्शकों के पास, जैसे मैं बता रहा था, बहुत साधन है। फोन पे सूचना उपलब्ध है अब तक, उस दौर के बजाय, उस दौर की बनिस्बत आज बहुत ज्यादा है। और बिल्कुल। इतनी ज्यादा भूख है दर्शक में जानकारी की, नॉलेज की, इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंफॉर्मेशन चाहे जैसी भी हो। व्हाट्सएप की कामयाबी का क्या राज है?
यही राज है कि उनको लगता है कि वो एम्पावर हो गए हैं, उनके पास ज्ञान आ गया, और उसी का ही गलत इस्तेमाल भी करते हैं लोग, ज्ञान के नाम पर कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, तो एक तो दर्शक के लिए टेक अवे होना चाहिए जो उनको नहीं मिलता है चीखने चिल्लाने वाले प्रोग्राम से। ये जो एक छद्म मुर्गा युद्ध चलता है ना, 6 विंडोज बनी हुई हैं और लोग चिल्ला रहे हैं एक साथ, और इसे अच्छा कार्यक्रम मान लिया जाता है और कहा जाता है कि टीआरपी इससे मिलती हैं। टीआरपी की हकीकत सामने आ रही है आपको कि कैसे मिलती हैं। लोग पसंद नहीं करते हैं चीखो चिल्लाहट, ये स्पष्ट हो रहा है। दूसरा, उनको सही फैक्ट चाहिए, नॉलेज चाहिए एम्पावर होने के लिए। इसलिए जरूरी है कि हर प्रोग्राम का कोई ना कोई टेक अवे हो। 22, 23, 24 मिनट का प्रोग्राम अगर दर्शक देखता है, अपना समय देता है, इतने सारे चैनल्स के बावजूद, 600 कुछ चैनल्स हैं जिसमें मेरे ख्याल 370 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स हैं, अगर अपना समय खास चैनल को दे रहा है तो उसको धोखा नहीं देना है, उसको कुछ टेक अवे भी तो मिले ना। जब वो चैनल से जाए तो उसके नॉलेज में इजाफा हुआ है, उसको एक पर्सपेक्टिव मिला है, उसको मंजूर करे ना करे। एक टेम्परामेंट भी पैदा करता है टेलीविजन, तो क्रिटिकल टेम्परामेंट होता है, जो उस तरह से नहीं होता कि आपने फ्लॉपी भर दी दिमाग में और बस वही है जो आपको तोता रिटर्न निर्देश दिया गया आप वही बोलेंगे, वो नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग तो आज के दिन तो मैं यही कहूँगा कि नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया में ज़्यादा हो रहा है, न्यूज़ चैनल्स में ना के बराबर है। एक आध कोई न्यूज़ चैनल है जो सीरियसली काम कर रहा है, और वो भी बड़े अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि अंग्रेजी का है। मैं एनडीटीवी की बात कर रहा हूँ। हिंदी के बाकी जितने भी चैनल हैं, बाकी या तो जैसे मैंने पहले कहा कि एक लार्जर सेल्फ इंटरेस्ट होता है जैसे किसी का, वो दिखता है, या फिर वो सरकारी एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया में तो इसलिए ज़रूरी है कि वापस जो बहाल की जाए, जो सन 90 का जो दौर था जब ये चैनल शुरू हुए थे, 90 नहीं, माफ़ करें, 92 में तो जी टीवी शुरू हुआ था। 2000 का जो दौर था जब नए नए चैनल्स आए थे, तो शुरुआती सालों में 2007 2008 तक बहुत बढ़िया काम किया प्राइवेट चैनल्स ने, और हमें बड़ा मज़ा आया। उसके बाद ये जो एकदम मारधाड़ शुरू हुई, और फिर वो क्या कॉमेडियन आने लगे न्यूज़ चैनल्स पे, फिर वो क्या टमाटर में हनुमान और एलियंस यही आए थे, और वो बच्चा गड्ढे में गिर गया, और भूत भूतनी और नाग नागिन, इस तरह के न्यूज़ चैनल्स में आने लगे प्रोग्राम। गिरावट वहां से शुरू हुई हमारी। हम तो यही कहते हैं कि वही दौर बहाल हो जो सन 2000 के बाद शुरुआती सालों में थे। क्योंकि मुझे याद है कि आपने जितने चैनल्स के नाम लिए, जिनको आपने लॉन्च किया है, जिनको आपने मैंने सलाह दी, लॉन्च नहीं, मैं करेक्ट कर दूं, लॉन्च मैंने नहीं किया, लॉन्च तो मालिक खान का फैसला था। नहीं वो मुझे जाहिर है उन्होंने कहा कि आप हमारे सहयोगी बनिए। मैं मेरी मैं जितनी, उसी हाँ, मेरी ना एडिटोरियल की जानकारी है मैं और उसी अर्थ में टेक्निक। कह रहा हूँ मैं उसी अर्थ में कह रहा हूँ कि जब आप एडिटोरियल को गाइड करते थे या उनको सजेशन देते थे, उस समय फील्ड रिपोर्ट्स कम से कम हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न जगहों की बहुत सारी खबरें टेलीविजन पे आ जाती थी। क्या आपको लगता है इस समय जानबूझकर जो फील्ड रिपोर्ट्स हैं, या हिंदुस्तान शहरों के बाहर, या कम से कम जो मेहनतकश हैं, खुरदरे चेहरे वाले हैं, आदमी हों औरत हों, उनका जो निष्कासन हो गया है दूरदर्शन से, ये योजना पूर्वक हुआ है या ये अनजाने में हुआ है? देखिए, दो बातें हैं, आपने 2-3 सवाल पूछे हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों ने अपना जो साम्राज्य था जरा ज्यादा ही फैला दिया, ये सोचते हुए कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। रिसेशन को किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया, 2008 वाले रिसेशन को। एक के बाद एक चैनल्स बंद भी होते गए। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि हाँ, मैं सहारा का नाम भूल गया, सहारा टीवी में भी जी आपने जी 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 उनके साथ। बिल्कुल जी। दूसरी बात यह है कि जब फैलाया इतना, वो जयंती पटनायक थे। नहीं, जयंती पटनायक नहीं थे, पटनायक ही थे ना ना। अरे, यहाँ तक उनके बाल थे, और चलिए अभी नाम याद आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि शुरू में तो जब पैसे आए, इन्होंने वो बिजनेस की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया, एक और चैनल, एक और चैनल, एक और चैनल। फिर बंद होने शुरू हुए चैनल। जब चैनल बंद होने शुरू हुए, रिसेशन आ गई, पैसे कम होने शुरू हो गए, तब तक स्टिंगर्स आ चुके थे फील्ड में, तो उनका भी कार्टल्स बनते गए स्टिंगर्स के।
कि 4-4 5-5 स्टिंगर्स इकट्ठे हैं, 4 अलग दिशाओं में निकल जाओ, सुबह फैसला करेंगे, उसके बाद अलग अलग चैनल्स को बेचो। अब सिचुएशन ये आ गई कि पैसे हैं ही नहीं, बहुत कम है लोगों के पास, चैनल्स के पास। सिर्फ उन्हीं चैनल्स के पास सरकारी विज्ञापन आते हैं जो दरबारी और सरकारी है। लोगों की छटनी हो चुकी है, फील्ड से स्टूडियो में आ गया है ज़्यादातर सब कुछ। तीसरे ये भी हकीकत है कि मतलब जो आप जैसा बोल रहे हैं कि खुरदरे चेहरे और वो असली भारत की तस्वीर वो देखने को नहीं मिलती है। एक तो संसाधनों की कमी की वजह से पैसा बहुत कम है, दूसरे कार्टलाइजेशन है, तीसरे ये हकीकत है कि जैसे अमेरिकन मीडिया का जो पूरा एक मेटाफर जो है वो है सेल, बेचो। हमारे यहाँ का कार्य से होना चाहिए था एक्सप्लेन, समझाओ, एम्पावर करो दर्शक को, उनका है सेल। तो यहाँ पर भी पूरा बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। और कौन देखना चाहता है इस तरह की तस्वीरें, खुरदरी तस्वीरें? स्काई स्क्रेपर्स उनको दिखाइए, हाई-राइज बिल्डिंग दिखाइए, लाइफस्टाइल प्रोग्राम्स दिखाइए, विजय माल्या का कैलेंडर दिखाइए कैसे शूट होता है। तो एक ये जो ऐसा एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास बना है, उसको टेलीविजन को एस्पिरेशनल बना दो, आकांक्षा वाला बना दो। ये आपकी हसरत हो, आपकी आकांक्षा हो कि हम भी इन जैसे बने। ये नहीं कि सही तस्वीर दिखाओ कि मुल्क में हो क्या रहा है। कोई भी मसीहा दाढ़ी बढ़ाकर आ जाए और वो सरकार की रिपोर्ट देने के बजाय सरमन देने लगे, अब ज्ञान देने लगे। आजकल मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि गुरु से ज्ञान मिलता है ना, और गुरु से कभी सवाल नहीं पूछे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी अगर बंद कर आ जाए तो सवाल थोड़ी पूछेगा, हम तो उसके चरणों पे बैठेंगे, चाहे वो चुना हुआ कोई मंत्री क्यों ना हो या प्रधानमंत्री क्यों ना हो। अब उससे सवाल थोड़ी पूछेंगे, क्योंकि अब अवतार बदल रहा है। अब सेवक से गुरु सन्यासी वो वाला आ रहा है जिससे सवाल नहीं पूछे जा सकते, जिनसे नसीहत ली जा सकती है, जिनसे सबक लिया जा सकता है। अब ट्रांजिशन देखिए आप। तो ऐसे में अगर ये बातें समझ में आ रही हों और ये सवाल आर्टिकुलेट किया जाए, इसको अल्फाज दिए जाए, तो फिर तो लोग भड़केंगे ही, जिनके इंटरेस्ट में नहीं, जिनके हित में नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि इस वो दौर खत्म हो चुका है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जब मुसहरिन को रेखा बना दिया था। मुसहरिन पे स्टोरी करी थी रविवार में, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल संपादक थे उस वक्त। रेखा पे भी कर सकते थे, उन्होंने चुना समाज के सबसे निचला हिस्सा जो है उसको दिखाना चुना उन्होंने। तो ये तो फैसला है आपका कि क्या दिखाना पसंद करते हैं। और इस वक्त एस्पिरेशनल टेलीविजन चल रहा है, जैसे अखबारों का पेज 3 होता है, जिसको देखकर लोग महसूस करें कि हम तो कुछ भी नहीं है, हमें ऐसा होना चाहिए। लेकिन विनोद जी, जितने चैनल्स को हम ज्यादातर सुनते हैं, अल जजीरा हो, बीबीसी हो, या अमेरिका वाला है वो CNN, सीएनएन हो, या जितने भी बड़े चैनल दुनिया के हैं किसी भी भाषा के, हम जब उनको देखते हैं तो हम ये भी उसमें देखते हैं। पटनायक जी, जे बी पटनायक राइट सर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। जी जी। जितने चैनल देखते हैं, बीबीसी, CNN, अल जजीरा। हाँ, आगे हाँ, बताइए। ये इन सारे चैनल के जो न्यूज एंकर्स हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे विषयों को जानते हैं। उनके यहाँ पर उम्र की सीमा नहीं है। उनको सुनते हुए ऐसे लगता है कि जब वो करस्पोंडेंट से सवाल पूछते हैं, जो कहीं युद्ध क्षेत्र में है या कहीं पर भी है, वो सवाल पूछते हैं तो लगता है कि इनको विषय का ज्ञान है और कोई भी करस्पोंडेंट उनको बेवकूफ नहीं बना सकता बाहर से कुछ भी आए बाशाएं बोल करके। वो उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। जितने चैनल देखते हैं हम, बल्कि पाकिस्तान में भी यही हाल है, वहां के भी जो एंकर्स हैं वो बहुत कुछ न्यूज चैनल्स के जानते हैं। पर हमारे देश में सुंदर होना, सुंदर लड़की होना एक पैमाना हो गया। मुझे लड़कियों से कोई विद्वेष नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि उनके पास जब वो विषय बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल शून्य है, या आज की टेलीविजन के ज्यादातर एंकर, उन्हें उस विषय का ज्ञान ही नहीं है जिसके बारे में वो बहस कर रहे हैं। या उनका रिपोर्टर तो उनके सामने कोई रिपोर्ट देता ही नहीं, आजकल तो वो डिस्कशंस हो रहे हैं जो आप शो देख रहे हैं। लेकिन बिल्कुल अज्ञानता की आखिरी पराकाष्ठा पर बैठे हुए लोग हैं जो टेलीविजन की एंकरिंग कर रहे हैं या उन शोज की एंकरिंग कर रहे हैं। इसको देख के आपको कैसा लगता है? ऐसा नहीं लगता कि बंद कर दें, या इंटरेस्ट होता है कि इसको देखते रहें? सर, ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप इसके तुलसीदास हैं।
ना मैं तुलसीदास हूँ और ना मैं हनुमान प्रसाद पोद्दार हूँ जिन्होंने तुलसीदास को मशहूर बनाया, गीता प्रेस गोरखपुर वाले। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एमजे अकबर जब मेरे एंकर थे न्यूज लाइन में, 20-20 टेक, 25-25 रीटेक्स हुआ करते थे, क्योंकि उनको कैमरे का तजुर्बा नहीं था। मैं अगर चाहता तो मैं दूरदर्शन का कोई न्यूज रीडर ले लेता अंग्रेजी का, जो फर्राटे से अंग्रेजी बोल के एक टेक में खत्म कर देता। लेकिन फिर न्यूज रीडर और एक सच्चे जर्नलिस्ट में फर्क होता है। एमजे पर मुझे मालूम था कि जैसे भी बोले, बुलवा तो मैं दूंगा ही, हाँ, जैसा भी बोले, इतना तो दर्शक के दिमाग में है कि ये शख्स जानता है, ये अपने जिस विषय पे बोल रहा है ये उसको जानता है ये। तो ये हमने सन 85 में शुरू किया था। उसके बाद क्या हुआ, आपने बताया कि सुंदर लड़की ही नहीं, मतलब सुंदर लड़के भी उनका भी वही है कि न्यूज रीडर और न्यूज एंकर का फर्क यही है। आप देखिए आज के दिन बेहतरीन काम श्रीनिवासन जैन एनडीटीवी के, अपना ये बिल्कुल विष्णु सोम, निधि नहीं है वहां पर, निधि राजदान, मतलब इनको मालूम था, मतलब इनको मालूम है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर डिफेंस पे बात कर रहा है विष्णु सोम तो मैं सुनूंगा उससे, मैं किसी न्यूज रीडर को नहीं सुनूंगा जो एंकर कर बन के सिर्फ दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, आउटपुट एडिटर ने जो टाइप कर दिया वो पढ़ रहा है। कुछ है एंकर्स ऐसे आज के दिन अंग्रेजी चैनल्स में, हिंदी चैनल्स में भी मैं कहूंगा, एक चैनल में भी कहूंगा सिर्फ मैं, रवीश कुमार बड़ी मेहनत करता है, ठीक है ना, तो उसको सब्जेक्ट की जानकारी है, वो पढ़ कर आता है, वो पूरा समझ कर आता है वो। बाकी मुझे लगता नहीं है कि मतलब जो जैसा आप कह रहे हैं उसमें यही है कि जो आउटपुट एडिटर ने लिख के दे दिया, सवाल भी बना दिए आपने, वो टेलीप्रॉम्प्टर से वो पढ़ दिए। आपसे कहा जाए, देखिए हम लोग तो उस दौर के हैं जब टेलीप्रॉम्प्टर नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना, हमारा तो देखिए सीधा कैमरा सामने रखिए और बोलिए। तो मैं तो लिख के बोलता था और फिर याद करता था, या स्वतःस्फूर्त बोलता हूँ अभी भी, जैसे आपके सामने बोल रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। या मेरा HW नेटवर्क में विनोद दुआ शो है, उसमें भी एक्सटेम्पोरे बोलता हूँ मैं, कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि पॉइंट्स पे पहले बना लो, ठीक है, रिसर्च पूरी होनी चाहिए। आज के दिन ऐसा नहीं है। और मुझे अच्छी तरह याद है, एक कुछ साल पहले की बात है, एंकर पूछ रही थी कॉरेस्पॉन्डेंट से कि सतीश या फलाने जो भी नाम था, मुझे ये बताइए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज ही अपना अधिवेशन करने का फैसला क्यों किया है जबकि संसद का सत्र शुरू हो रहा है। वो बोला, रीमा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना अधिवेशन आज ही शुरू करने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि संसद का सत्र शुरू हुआ। अब ना सवाल में मुझे कुछ हासिल हुआ, ना जवाब सुनने में, मेरे पास कोई टेक अवे है ही नहीं। तो एक लिस्ट बना के दे दी सवालों की, आपने एक एक करके पूछ ली और कोई सप्लीमेंट्रीज नहीं, क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं है। तो इस पे और सस्ते भी मिल जाते हैं, मतलब कम सैलरी पे आपने मतलब वो लोग रख लिए और उनको जो देना है, कंट्रोल भी बना रहता है कंटेंट पे। सर अगले सवाल आने से पहले एक इसका उदाहरण देता हूँ। एक आजकल तो हर चैनल अपने को नंबर 1 कह रहा है और हर एंकर अपने को नंबर 1 एंकर कह रहा है, वो अलग बात है। पर जो भी पहले दूसरे नंबर का एक चैनल है, जिस चैनल की एक स्टार एंकर ने वो पढ़ते पढ़ते चिल्लाना शुरू किया, टेलीप्रॉम्प्टर टेलीप्रॉम्प्टर, वो लिंक उसका खत्म हो गया और वो चिल्ला रही थी। और बहुत बड़ी वो जर्नलिस्ट एंकर हैं और जो अपने को जर्नलिस्ट कहती हैं। बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ विनोद जी, और मैं ये आखिरी हिस्सा है मेरे सवाल का, मैं जानना चाह रहा हूँ आपको क्या करके खुशी मिली और क्या आप नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे जीवन में, जर्नलिज्म में, तो दोनों को मिला के। अच्छा, क्या करके खुशी तो ये मिली कि अपनी शर्तों पे जी पाए हैं, जी रहे हैं। आने वाले सालों में क्या होता है मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि अपनी ही शर्तों पे जिए। पहली बात, खुशी तो इस बात से मिली। दूसरी बात, 3 शब्द हैं जो गाइड करते हैं मुझे। खुद मुख्तार, जिसे आत्मनिर्भर कहते हैं, खुद मुख्तार, नेक नियत और रोशन वजूद, 3, ठीक है। ये भी खुशी मिली कि मोर और लेस मैं इनके साथ चलता रहा।
पारिवारिक जिम्मेदारियां जो होती हैं वो भी अच्छी तरह से निभाई, बच्चों को अच्छी तालीम दी, उनका वो भी अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में। खुशी तो यही मिली। ये जो माइलस्टोन्स होते हैं ज़िंदगी की, उनकी बात कर रहा हूँ। जो अफ़सोस जो है, अफ़सोस तो मैं क्या कहूँ, मतलब मैं रिफ्यूजी कॉलोनी में पैदा हुआ, स्लम एरिया में पैदा हुआ, नबी करीम नाम का स्लम एरिया। फिर रिफ्यूजी कॉलोनी में बड़ा हुआ, भोगल, जनपुरा भोगल। फिर दूसरी रिफ्यूजी कॉलोनी हकीकत नगर, किंग्स कैंप। डैडी हमारे क्लर्क थे बैंक में, 3 बच्चे उनके। हाँ, शुरुआत उनकी 75 रुपये महीना की तनख्वाह से थी। अपनी ईमानदारी की कमाई से तीनों बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया। और फिर भाई और बड़ी बहन, मैं सबसे छोटा। उनकी नौकरियाँ लगी, डैडी की प्रमोशंस हुई, फ़ायदा मुझे मिला, मैं हॉस्टल चला गया। तो कहाँ हम रिफ्यूजी कॉलोनी से आज जिस लाइफस्टाइल में हैं, हम कोई मतलब बहुत रईस नहीं है, रईस ज़िंदगी नहीं है हमारी। हमारी बड़ी कामयाब और कंफर्टेबल ज़िंदगी है, सारी सुविधाएं हैं। तो शिकायत क्या करें, कोई शिकायत नहीं। दुख सिर्फ ये है इस वक्त कि जिस बैटल में मुझे इसमें घसीट लिया गया, जो चल रही है इस वक्त, ये मेरी जंग नहीं है। ये जंग मेरे काबिल ही नहीं है। मेरी अभी बैटल बाकी हैं जो मुझे लड़नी है। दिस इज नॉट माई बैटल, इसमें मुझे घसीटा गया। तो दुख इस बात का है। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो, जो भी हो, ताकि जो आने वाले साल हैं मेरे, जो गोल्डन ईयर्स हैं, मैं 66.5 साल से ज़्यादा का हो चुका हूँ, ठीक है। तो ये मानकर चलना अच्छी बात है कि मतलब 15 साल और होंगे या 20 साल, जितने भी हों। हो सकता है 1 साल हो सकता है कुछ भी ना हो, कि ना बनाओ। बट ये जंग जो है ना इस वक्त, जो मैं खाम खा के लड़ रहा हूँ, ये मेरी जंग है ही नहीं। मैं एक्टिविस्ट था ही नहीं कभी। मैं अपना वही डेंट नहीं, अपनी बात कह दी अपने तरीके से, और फिर ठीक है, और अपनी बात कही। तो मैं बस यही अफसोस है कि इस स्टेज पे ज़िंदगी के मुझे ऐसी जंग में घसीट लिया गया। ठीक है, इस पे कामयाब होकर निकल गया। ये आप ये सुप्रीम कोर्ट वाली जंग की बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट वाली, हाई कोर्ट वाली, ये जो मुकदमे चल रहे हैं। जी जी। अब ये मुकदमे तो खैर जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, वो जिन पार्टियों से जुड़ी हैं, अब वो आपको नहीं पसंद करती हैं, उनको आपका चेहरा नहीं पसंद है, तो क्या कहा जाए। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके कुछ दोस्त थे, आपने उनकी कितनी मदद की? जैसे अरुण जेटली साहब थे, इस नहीं, तरीके के काफी आपके दोस्त हुए हैं, हाँ तो हाँ उनकी हाँ। आपने कितनी मदद की या कितनी सलाह दी, ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन? अरुण जेटली मेरे दोस्त थे, कोई शक नहीं। कॉलेज के ज़माने से लेकर आखिर तक दोस्त रहे। लेकिन मैंने उनकी कोई मदद करी ना, कोई मदद करी ना, सलाह दी ना, उनसे कोई मदद ली। ठीक है, जी। हमारे विचार बिल्कुल नहीं मिलते थे कॉलेज के ज़माने से ही। बावजूद इसके आखिरी समय तक वो दोस्त रहे। ठीक है, मैंने मदद नहीं की, ना ही उनकी मदद ली। जिनकी आप बात, और लोग हैं जिनकी मदद की, जिनको ओपनिंग दी, खुश रहे हैं, ठीक है। मैं क्या कहूँ। नाम मैं कुछ ले यही। ही चुका हूँ। जी। नाम मैं कुछ ले ही चुका हूँ, कुछ लोगों के तो पहले ही, जिनको ओपनिंग दी। ओपनिंग अब हर एक को मिलती है, मुझे भी मिली थी, किसी ना किसी ने दी ना। एमजे अकबर ने दी, उसके बाद ये, उससे पहले ये अ, अशोक रैना हुआ करते थे। आईटीवी नाम की कंपनी होती थी, जिन्होंने पहला चुनाव विश्लेषण किया था, इलेक्शन स्पेशल, जिसका मैंने जिक्र किया सन 84 का, दूरदर्शन के साथ मिलकर। ठीक है ना। तो बाकी मैंने नाम लिए हैं कुछ, वो अपने रास्ते चले गए, ठीक है, कुछ उनसे हमारा कोई संपर्क भी नहीं है। तो ये मैंने जिनको कहा कि सुपरस्टार विनोद दुआ जी हमारे जर्नलिज्म के, हमारी शान हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, और हमेशा उस चीज को सही कहते हैं जो सही होती है। चेहरा देखकर या चैनल देखकर या वेल्थ देखकर या इसमें मुझे फायदा हो सकता है, इसे इन्होंने जिंदगी में कभी देखा नहीं, और शायद आगे देखेंगे भी नहीं, जैसा इन्होंने कहा। क्योंकि विनोद, इसीलिए विनोद दुआ बने हैं, इसीलिए लोग विनोद दुआ का नाम जानते हैं, इसीलिए लोग विनोद दुआ से नाखुश भी रहते हैं, और जो खुश रहते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। विनोद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संक्षेप में जो मार्गदर्शन दिया, या जो साहस दिया, या जो अपनी अभिव्यक्ति दी, उसने हम लोगों को अंदर तक छुआ है। और हमारे बहुत सारे साथी आज ये जान के बहुत खुश होंगे कि हमने विनोद दुआ को देखा और उन्हें लाइव सुना।
आपको बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। आपका। एक बात कहूँगा, जी। हम लोग जो है ना, जो स्क्रीन पर आते हैं, अपने दर्शकों की वजह से हैं, और हमने दर्शकों को कभी नहीं भूलना है। हम अहम नहीं हैं, हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं। जो हमें देख रहा है वो यकीन करके अपना समय हमें दे रहा है, तो उनको नहीं भूलना है, बस वही सबसे बड़े है हमारे लिए। इतना मैं कहूँगा। दोस्तों दोस्तों ये सीख सारे पत्रकारों के लिए है। देखते हैं कितने पत्रकार इस सीख को समझ पाते हैं, इसकी गंभीरता को, इसके साहस को और इसके पौरुष को। एक वाक्य का भी पौरुष होता है, उसे समझ पाते हैं कि नहीं, ये आगे देखेंगे। पर विनोद जी ने जो कहा वो कमाल का कहा। आखिरी ये वाक्य कि हमें ये नहीं भूलना है कि हम किसके प्रति ज्यादा हमें वफादार होना है, किसको झूठ नहीं बोलना है, किसको गलत चीज नहीं बतानी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू। आपसे थैंक यू विदा वेरी लेते हैं। फिर आपको ये हमें प्रिविलेज हासिल है कि हम जब चाहेंगे आपको परेशान कर लेंगे। कभी भी, नमस्कार। एनी टाइम। थैंक्स।